सरसंघ चालक आज एक अहम बयान दिया कि अगर बटोगे तो कमजोर हो जाओगे। तो क्या कुछ मुद्दे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं? और आपके जो सीएसडीएस के भी सर्वे होते हैं प्रोफेसर संजय कुमार, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं हरियाणा को लेकर कि भाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं को बात करें, किसानों की नाराजगी की बात करें, वो संकेत साफ मिल रहे थे। पर अब वो जो संकेत थे उनकी ध्वनि, उनकी आवाज गूंज में भी तब्दील हो रही है क्या? बिल्कुल संदीप, हम इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। हम पहलवान, नौजवान, किसान और संविधान की बात करते रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप नौजवान और किसान की बात करें तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा हमारे भी सर्वेक्षणों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा में कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ा और मुझे लग रहा है जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं वो उसके संकेत साफ हैं कि बेरोजगारी से परेशान होकर और अन्य चीज़ों से भी परेशान होकर लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी की सरकार को हरियाणा से हटाना है। तो दो राज्यों में सरकार अगर हटती है, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो अब क्या महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी? और जो सवाल पहले उठ भी रहे थे, अरे भाई चारों राज्यों के एक साथ क्यों नहीं करवा दिए गए चुनाव? जब वन नेशन वन पोल की बात हो रही है, रामनाथ कोविंद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती दिखाई देती है, ये बांट बांट के चुनाव, क्या अब एक नैरेटिव ये भी चलेगा कि क्या आपको आशंका थी आप हारेंगे तो पहले दो पर जोर लगाया, अब दो पर जोर लगाएंगे? राजनीतिक मायने कुछ इस तरह के भी निकाले जाएंगे क्या? मुझे लगता है निकाले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदाज था कि महाराष्ट्र में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हरियाणा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर आपने सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराए तो पता चला कि एक राज्य के लपेटे में दूसरा भी राज्य आ जाए। लेकिन अलग अलग चुनाव कराने से भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में जब उनकी हार होगी सकता है तो इसका असर महाराष्ट्र के और नुकसान और बढ़ सकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहला तो नुकसान यही होगा सीटों के बंटवारे को लेके, जब वो अपने सहयोगियों से बात करेंगे तो सहयोगी जो हम कहते हैं उन पर चढ़ बैठेंगे और कहेंगे कि भाई आपकी स्थिति तो पतली है, आपकी हालत पतली है। हाँ, एकनाथ शिंदे भी अड़ेंगे और अजित पवार भी अड़ेंगे और हरियाणा चुनाव हार गए। 150 सीटें लड़ना चाहती है बीजेपी अपने दम पर इसमें एक और मुद्दा जो कुछ खास वोट बैंक, दलितों के अपमान, कुमारी शैलजा की बात नहीं सुन रहे, आ जाओ जी बीजेपी में, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि धर्म हिंदू बनकर वोटर वोट कर रहा है तो बीजेपी को फायदा होता है। जाति जहां सर उठाने लगती है नुकसान करती दिखाई देती है, पर वो राजनीति रणनीति कामयाब नहीं होती दिखी है क्या हरियाणा में? और अब ये बड़ा खतरा बनेगी बीजेपी के लिए। हरियाणा में तो मुझे लगता है सर, जब ये बीजेपी ने जो पॉलिसी या बीजेपी ने जो एजेंडा चलाने की कोशिश की दलित वाला, उससे तो उल्टा कांग्रेस को फायदा हो गया। उनके पीछे जो वोट बैंक कहीं इधर उधर जाने की संभावना थी, नहीं कि जी आरक्षण खत्म कर देगी, सात समंदर पार जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लपकने की कोशिश की गई थी, वो नहीं चल पाया क्या? कुछ नहीं चल पाया सर। शैलजा के बारे में भी जो बताया गया कि अपमान हो रहा है, उससे भी मुझे तो लगता है कि वोट जो है वो शैलजा के पक्ष में ज्यादा कॉन्सोलिडेट हुआ है, जो बीजेपी के उम्मीद थी कि ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक, मुस्लिम और मराठा कंबाइन किधर जाएगा, उस पर बहुत कुछ तय होगा कि नतीजे क्या आएंगे। बिल्कुल, पर हरियाणा में इस मुद्दे का कोई असर पड़ा नहीं। हरियाणा में इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी को ही फायदा जहां हुआ। किलेबंदी बीजेपी कांग्रेस करती दिखाई दी थी इन वोट बैंक पर, वो अभी बरकरार है। वो बरकरार है और ये कांग्रेस की वजह से नहीं है सर, हम बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लोग परेशान थे, लोग नाराज थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए कांग्रेस एक डिफॉल्ट विकल्प है वहां पे, इसलिए लोग उनको वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए कोई खास काम किया वैसा दिखता नहीं है ना। तो टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की कोई नई स्ट्रेटेजी दिखी, वही आखिरी दिन तक टिकट बंटवारा हुआ, एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा, उसका टिकट कटवा दिया, उसका विरोध कर दिया। आज भी वही लोग कर रहे हैं, आज भी एक दूसरे के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कोई खास एफर्ट्स किए वैसा नहीं है, लेकिन जनता बिल्कुल विरोध कर रही है बीजेपी का, उसी का बेनिफिट है। तो ये जो सामाजिक जातिगत समीकरण है, विजय छोटा सा जवाब चाहूंगा, दिक्कत का सबब बन सकते हैं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए? बिल्कुल सही सवाल है ये, और यही इसका जवाब है।
होगी, दिक्कत होगी। होगी, दिक्कत होगी। आपका आंकड़े कुछ और इस पर कुछ और आपने अंदर तह में गए हो? नहीं, हरियाणा के संदर्भ में जैसे साहब ने बताया कि रिबेल्स जो है ना कांग्रेस के बहुत ज्यादा थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ। कांग्रेस के रिबेल बहुत ज्यादा थे और आपको दिख रहा था कि सरकार आती हुई आ रही है तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए। हाँ। और उसके चलते भी जो हमारी लोअर रेंज है 53 वाली, वो यदि इन रिबेल्स में यदि बहुत बड़ा मैं लगा रहा हूं, और कुछ रिबेल्स तो अच्छी खासी फाइट देना एक बात है, जीतना दूसरी बात है, और वोट काटना जो है तीसरी बात है, विनिंग पार्टी का जो खेल बिगाड़ देते हैं। तो उसके चलते यदि वैसा होता हुआ हो रहा है तो फिर वो 53-50 की रेंज है, और यदि वो ऐसा नहीं हो रहा है, जनता ने एक तरफा मूड बनाया हुआ है, तो वो फिर 65 और 70 की रेंज। 15 सेकंड से आप एक बात बता दीजिए, बीजेपी की सबसे कंफर्म सीट कौन सी है? एक ही बस। करनाल। अच्छा, सबसे करनाल सबसे कंफर्म सीट बता रहे हैं। और ये इस सवाल के पीछे कारण मैं बता दूं रविंद्र, ऐसे ही अनायास, ये नादानी में सवाल नहीं पूछा गया है कि दरअसल बीजेपी के खेमे से अब जो ध्वनियां आ रही हैं, कोई अपनी सीट को पक्की नहीं मान रहा है, इसीलिए ये सवाल भी पूछा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।